चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। क्या होती है इंडेक्स प्रॉपर्टीज और कैसे हम सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में इंडेक्स प्रॉपर्टीज का वाइडली यूज कर सकते हैं, क्या यूज है। सो बिफोर स्टार्टिंग द इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लेट मी डिस्कस द सर्टेन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। देखिए, जब भी आप सॉइल के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको ये जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी तीन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं? द फर्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। व्हाट इज परमिएबिलिटी? इट इज द प्रॉपर्टी, ये वो गुण है सॉइल का, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द वाटर फ्लोज थ्रू द सॉइल। ये सॉइल का वो गुण है, सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण सॉइल अपने थ्रू पानी को बहने देती है। जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी, पानी जो है सॉइल के थ्रू उतनी आसानी से बहेगा, और जितनी कम परमिएबिलिटी होगी, पानी सॉइल के थ्रू उतनी मुश्किल से बहेगा। सो व्हाई this engineering property is very very important before construction. Suppose for example आप एक डैम बना रहे हैं और डैम के अपस्ट्रीम साइड में आप क्या करते हैं, पानी को रोक कर रखते हैं। तो अगर आपने फाउंडेशन में ऐसी सॉइल यूज कर ली जिसकी परमेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा, तो होगा क्या, अपस्ट्रीम साइड से जो पानी है वो फाउंडेशन में होता हुआ डाउनस्ट्रीम साइड में जाएगा। तो जो आपने पानी रोक के रखा हुआ है डैम के बीच, उसका बहुत सारा हिस्सा क्या होगा, सीपेज के कारण क्या लॉस्ट आउट हो जाएगा, सीपेज के कारण क्या वेस्ट हो जाएगा। तो हम कभी भी ऐसी सॉइल यूज नहीं करेंगे डैम के फाउंडेशन में कि जिसकी परमेबिलिटी क्या हो, बहुत ज्यादा। सिमिलरली आप जो है अगर ऐसी सॉइल यूज कर लेंगे जिसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो अगेन पानी की तो टेंडेंसी है, क्योंकि पानी के पास तो क्या है, एक एनर्जी है, हाइड्रोलिक एनर्जी, वो तो हमेशा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन फाउंडेशन में आपने एक लो परमिएबिलिटी की सॉइल यूज कर रखी है, तो होगा क्या, पानी बह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लो परमिएबिलिटी की सॉइल यूज कर रखी है। तो उस केस में पानी क्या करेगा, सॉइल के वॉइड्स में बैठकर एक प्रेशर लगाएगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज सीपेज प्रेशर। एंड वो सीपेज प्रेशर डिपेंड करता है हाइड्रोलिक एनर्जी पर। सिंस द हाइड्रोलिक एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, तो सीपेज प्रेशर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और जब सीपेज प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो उसकी टेंडेंसी जो डैम के नीचे फाउंडेशन है उसको तोड़ने की होगी। तो अगर ज्यादा सीपेज प्रेशर डेवलप हो गया तो वो फाउंडेशन सॉइल को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा। सो अगर मुझे डैम के फाउंडेशन की सॉइल को डिजाइन करना है, तो मुझे ना तो बहुत ज्यादा हाई परमेबिलिटी की सॉइल यूज करनी है, ना ही लो परमेबिलिटी की सॉइल यूज करनी है। ऐसी सॉइल यूज करनी है जिससे सीपेज प्रेशर भी ज्यादा डेवलप ना हो और मेरा जो होने वाला सीपेज है वो भी ज्यादा ना हो। तो उसका पता कैसे लगाएंगे, हर सॉइल की परमेबिलिटी मुझे पहले से पता होनी चाहिए। हर सॉइल का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। सिमिलरली द सेकंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी which is very important before the construction is called as compressibility. So what is compressibility? Compressibility is the property due to which the volume of soil decreases. ये soil का वो गुण है, ये soil की वो property है due to which the volume of soil decreases अंडर द एक्शन ऑफ लोड्स। समझो, जब भी हम सॉइल के ऊपर लोड्स लगाते हैं, जब भी हम सॉइल के ऊपर कॉम्प्रेसिव लोड्स लगाते हैं, तो सॉइल के पार्टिकल्स क्या करते हैं, रीअरेंज होने की कोशिश करते हैं, पास आने की कोशिश करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीअरेंजमेंट सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, सॉइल का आयतन कम हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ लोड्स, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इसका मतलब यह है कि अगर सॉइल पे मैंने लोड लगाया और उसका वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है। इसी तरीके से अगर मैंने दूसरी सॉइल पे लोड लगाया और उसका वॉल्यूम कम डिक्रीज हुआ, इसका मतलब उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, कम है। तो अगर आपने एक हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉइल के ऊपर अपना स्ट्रक्चर बना दिया, तो उस बिल्डिंग के अंदर सेटलमेंट्स भी क्या होंगे, जल्दी जल्दी होंगे, ज्यादा सेटलमेंट्स होंगे। और सेटलमेंट्स अगर ज्यादा होंगे, बिल्डिंग जल्दी जल्दी सेटल करेगी, तो जो बीम कॉलम के बीच का जो जॉइंट है वहां पर स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं। और अगर वो स्ट्रेसेस इतने डेवलप हो गए कि वो कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंक्रीट फेल हो जाएगा, कंक्रीट की क्रशिंग हो जाएगी। जब बीम कॉलम जॉइंट्स जो है क्रश हो गए, तो पूरी बिल्डिंग आपकी जो है क्रश हो जाएगी। सो बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले मुझे पता होनी चाहिए कि उस सॉइल के अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है या फिर कम है। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज shear strength. What is shear strength? समझिए, what is shear strength?
इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सॉइल रेसिस्ट द shear stresses एक्टिंग ऑन द सॉइल। ये सॉइल की वो प्रॉपर्टी है, सॉइल का वो गुण है जिस गुण के कारण सॉइल अपने ऊपर आने वाले शेयर स्ट्रेसेस को रोकती है, रेसिस्ट करती है। समझो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सॉइल है, फॉर एग्जाम्पल सॉइल है और इस पर आपने कोई कॉम्प्रेसिव लोड लगाया। तो जब भी हम सॉइल के ऊपर कॉम्प्रेसिव लोड लगाते हैं तो होता क्या है, सॉइल के अलग अलग प्लेन पर शियर स्ट्रेसेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सॉइल के अलग अलग प्लेन पर शियर स्ट्रेसेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो शियर स्ट्रेसेस क्या करते हैं, ये जो शियर स्ट्रेसेस टाउ है ये क्या करेगा, ये ऊपर वाले हिस्से को, सपोज दिस इज द पार्ट 1 एंड दिस इज द पार्ट 2, तो ये टाउ है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द लोड सॉइल के अलग अलग प्लेन पर शियर स्ट्रेसेस डेवलप होना शुरू हो गए। तो ये शियर स्ट्रेसेस क्या करेंगे, सॉइल के ऊपर वाले हिस्से को सॉइल के नीचे वाले हिस्से के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे, आगे की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण सॉइल का फेलियर हो सकता है। लेकिन सॉइल की जो इंटरनल कैपेसिटी है, सॉइल की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेंथ। वो शियर स्ट्रेंथ क्या करती है, इन शियर स्ट्रेसेस को रोकने की कोशिश करती है। और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे शियर स्ट्रेसेस भी बढ़ते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब ये शियर स्ट्रेसेस सॉइल की शियर स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएंगे एंड दैट टाइम द सॉइल इज एट द वर्ज ऑफ फेलियर। तो अगर मुझे सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पता है तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मुझे सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पता है तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि सॉइल कितने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस को रोक सकती है। और सॉइल कितने शेयर स्ट्रेसेस को रोक सकती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। सो if I know the shear strength of soil, based upon the shear strength of soil, I can understand that how much amount of load I can apply on the soil. So this is also a very important property. तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले इन 3 इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। और इन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को निकालते कैसे हैं, इन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को निकालते हैं बाय डूइंग सर्टेन टेस्ट। बहुत सारे हम टेस्ट करते हैं, उन टेस्ट के द्वारा हम इन सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, समझो कि जब हम इन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए टेस्ट करते हैं ना, तो एक दिक्कत आती है कि वो जो टेस्ट है वो बहुत कम्बरसम है, बड़े मुश्किल टेस्ट हैं, उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत है। दूसरा क्या है, उन टेस्ट को करने के लिए आपको समय लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। और द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इन ऑर्डर टू फाइंड दीज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज दोस टेस्ट्स आर वेरी कॉस्टली। आप जो है अपना स्ट्रक्चर 10 लाख का बना रहे हैं और आपने टेस्ट में ही 2 लाख खर्च कर दिए, सो दैट बिकम अनइकोनॉमिकल। तो इन टेस्ट को करने के लिए आपको पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम स्मॉल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तब हम जो है हम इन सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए टेस्ट नहीं करते हैं। फिर हम जो जियोटेक्निकल इंजीनियर्स हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मिल जाएं जो रियल में तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ना हो, लेकिन वो सॉइल के इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, परमेबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ को दर्शाती हों और उनको निकालने में समय भी कम लगे, पैसा भी कम लगे और कोई स्किल्ड लेबर की भी जरूरत ना पड़े। यस और नो? तो हम as a geotechnical engineer we are interested in such properties which are not the actual properties but they indicate the engineering properties, and such properties which indicates the engineering properties and such properties which indicative of engineering properties are called as index properties। मतलब ये मेरी कोई प्रॉपर्टी है सॉइल की, ये एक्चुअल तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसको देखकर मैं किसी उस सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर के बारे में पता लगा सकता हूं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को दर्शाती हैं, जो सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को दर्शाती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है क्या, यस और नो? चलिए अब देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज है वो सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को बताती हैं। अब समझो फॉर एग्जांपल दुनिया भर में कई सारी सॉइल्स हैं, मैंने देखा कि 5 सॉइल्स ऐसी थी जिनका इंडेक्स प्रॉपर्टी सेम था। 5 सॉइल क्या थी, 5 सॉइल ऐसी थी जिनका इंडेक्स प्रॉपर्टी सेम था। तो इसका मतलब इन पांचों का इंजीनियरिंग बिहेवियर भी कैसा होगा, सेम होगा। मतलब अगर इन पांचों पर सेम लोड लगाया जाएगा
तो इनके अंदर जो कॉम्प्रेसिबिलिटी का नेचर होगा वो हो सकता है सेम हो सकता है इनके अंदर जो शेयर स्ट्रेंथ हो वो क्या हो सेम हो सकता है इनकी जो परमेबिलिटी हो वो क्या हो सेम हो। तो 5 सॉइल ऐसी मिली जिनका इंडेक्स प्रॉपर्टी सेम था, इसका मतलब इन पांचों का इंजीनियरिंग बिहेवियर क्या होगा सेम होगा। इसी तरीके से मुझे 10 सॉइल्स ऐसी मिली जिनका इंडेक्स प्रॉपर्टी सेम था, अगर इन 10 सॉइल का इंडेक्स प्रॉपर्टी सेम होगा इसका मतलब इनका इंजीनियरिंग बिहेवियर भी क्या होगा सेम। इसी तरीके से मुझे एक और ग्रुप मिला जिसमें 6 सॉइल्स थी और उन 6 सॉइल्स का इंडेक्स प्रॉपर्टी सेम था, और अगर इन 6 सॉइल्स का इंडेक्स प्रॉपर्टी सेम था इसका मतलब इन 6 सॉइल्स का जो है इंजीनियरिंग बिहेवियर भी क्या होगा सेम। तो आप क्या देख रहे हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज के आधार पर मैंने दुनिया भर की सॉइल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। क्या ये 5 का ग्रुप है, क्या ये 10 का ग्रुप है, क्या ये 6 का ग्रुप है, क्या। तो बेस्ड अपॉन द इंडेक्स प्रॉपर्टीज मैंने दुनिया भर की सॉइल को अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग खंडों में क्या कर दिया बांट दिया। एंड द सॉर्टिंग आउट ऑफ सॉइल्स इन द डिफरेंट ग्रुप्स, सॉइल्स को अलग अलग ग्रुप में बांट देना ही कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना ही क्या कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज के आधार पर मैंने दुनिया भर की जितनी भी सॉइल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन भी कर दिया, क्या यस और नो। तो इसका मतलब यह है इंडेक्स प्रॉपर्टीज केवल इंजीनियरिंग बिहेवियर को नहीं बताती हैं, इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं सॉइल्स का क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं। दुनिया भर में जितनी भी सॉइल पाई जाती हैं उनका वर्गीकरण कर देते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। जैसे आपका एक बुक होता है, बुक का सबसे जब आप बुक खोलते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको इंडेक्स। उस इंडेक्स का काम क्या है, उस इंडेक्स का काम क्या है कि उस बुक के अंदर जितना भी मटेरियल है क्या उस मटेरियल को वो क्लासिफाई कर देता है क्या। सिमिलरली जैसे एक बुक का इंडेक्स एक बुक के मटेरियल को क्लासिफाई कर देता है, उसी तरीके से सॉइल्स की इंडेक्स प्रॉपर्टीज भी क्या करती हैं दुनिया भर की जितनी भी सॉइल्स हैं उन सारी की सारी सॉइल्स को क्लासिफाई या वर्गीकृत कर देती हैं। यू गेटिंग द पॉइंट, व्हाट इज इंडेक्स प्रॉपर्टीज। आप समझ पाते होंगे कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इंडेक्स प्रॉपर्टीज की मदद से हम क्या कर सकते हैं। अब समझिए जरा कि अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो हैं उन इंडेक्स प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है बड़ी आसानी से लैब में बिना किसी स्किल्ड वर्कर के निकाल सकते हैं। कुछ टेस्ट करने होते हैं हमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए, उन टेस्ट को बोलते हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको कोई पूछ ले इंडेक्स प्रॉपर्टीज को किस तरीके से निकाला जाता है ना, वो कौन से टेस्ट करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कैसे ग्रेंडेड टेस्ट किया जाता है ना। तो इन इंडेक्स प्रॉपर्टीज को हम जो है बड़ी आसानी से कुछ टेस्ट के द्वारा निकाल सकते हैं और उन टेस्ट को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट। इन क्लासिफिकेशन टेस्ट के द्वारा आप इंडेक्स प्रॉपर्टीज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब समझो, अभी जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर का आप एग्जाम ले लें, इस पर हमेशा जो है 8 से 10 सवाल आते हैं। अब समझो इंडेक्स प्रॉपर्टीज को जो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज को दो ग्रुप्स में बांट रखा है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज soil grain property. The first is called as soil grain property. Index properties are of two types. The one is called as soil grain property and the another is called as soil aggregate property. पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं soil grain property और जो दूसरी प्रॉपर्टी है इंडेक्स प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज soil aggregate property. मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉइल है वो कई सारे कणों से बनी है, रॉक्स के टूटने के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वही पार्टिकल जब कहीं अपने आप का जमाव कर लेते हैं तब आपका जो लूज मटेरियल बनता है दैट इज कॉल्ड एज सॉइल। सो व्हाट इज सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, और जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को बोलते हैं ग्रेन। तो व्हाट इज सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, देखिए जब भी मैं सॉइल के ग्रेन का मतलब पार्टिकल, जब उसकी मैं प्रॉपर्टी जब उसकी मैं स्टडी करूंगा, जब उसकी प्रॉपर्टीज निकालूंगा, देन सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी। मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स, प्रत्येक ग्रेन के प्रत्येक कण की अगर मैं गुण निकालूंगा, प्रॉपर्टीज निकालूंगा तो उसको बोलेंगे हम सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कौन कौन सी सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस ग्रेन का, उस पार्टिकल का अगर शेप निकालूंगा, ग्रेन शेप, अगर मैं कैसा निकालूंगा शेप निकालूंगा,
तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल क्या है ग्रेन साइज, अगर मैं सॉइल का क्या है सॉइल के पार्टिकल का अगर साइज पता कर रहा हूं, तो साइज तो मैं एक कण का पता कर रहा हूं, सॉइल तो एक ग्रेन का पता कर रहा हूं, सॉइल साइज जो है एक पार्टिकल का पता कर रहा हूं, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर आप मैं बात करूं ग्रेन टेक्सचर कि भाई जो पार्टिकल है वो स्मूथ है या फिर वो रफ है। अगर चिकने चिकने पार्टिकल्स होंगे तो जब वो पार्टिकल सेटल करेंगे और उन पर लोड आएगा, तो पार्टिकल जब चिकने हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन क्या है, कम। तो जैसे ही लोड लगाओगे तो पार्टिकल स्लिप कर जाएंगे, और स्लिप कर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस सॉइल का क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, उस सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। सो बाय सीइंग द शेप, बाय सीइंग द साइज एंड बाय सीइंग द टेक्सचर, I can indicate the engineering properties of soil. तो these are called as soil grain property. जब मैं individual grain की property निकालूंगा तो that is called as soil grain properties. पूरा डिटेल्ड वे में हम लोग जो है इस चैप्टर में सारी soil grain properties निकालते हैं। अब आते हैं हम बात soil aggregate properties की। समझो कि अभी हमने बात करी कि सॉइल के एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी। अब मैं सॉइल के एक मास, सॉइल के एक हिस्से, सॉइल के एक चंक की अगर प्रॉपर्टीज निकालूंगा तो सच प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। सॉइल के एक मास, सॉइल के चंक, सॉइल के एक एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज अगर आप निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉइल ग्रेन एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कंसिस्टेंसी, जैसे आपने नाम सुना होगा कंसिस्टेंसी लिमिट्स। जैसे कंसिस्टेंसी लिमिट्स हैं, लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट्स हैं, ये कहीं ना कहीं सॉइल के इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को दर्शाती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी के बारे में बताता है, तो इट इज ऑल्सो ए सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से मैं सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर के बारे में पता लगा सकता हूं। इसी तरीके से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे हमेशा जो है गेट में एक सवाल आता है हर साल, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी भी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। बहुत सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे है ना, जिसकी मदद से हम लोग सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इफ आई आस्क व्हाट आर इंडेक्स प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिकेटिव ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, और जिसकी मदद से हम सॉइल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उनको इंडेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज को दो भागों में डिवाइड किया है, तो वन इज कॉल्ड एज सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी एंड वन इज कॉल्ड एज सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी। अगर मैं सॉइल के इंडिविजुअल ग्रेन की प्रॉपर्टी निकालूंगा तो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, जैसे ग्रेन शेप, ग्रेन साइज, ग्रेन टेक्सचर। अगर मैं सॉइल के एक चंक की, एक मास की, एक एग्रीगेट की प्रॉपर्टी निकालूंगा, एक हिस्से की प्रॉपर्टी निकालूंगा, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। कंसिस्टेंसी लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी एटसेट्रा। तो दीज आर द इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो हमें जो है इस सिलेबस में पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है एक आध एग्जांपल देकर बता सकता हूं, एक आध इंडेक्स प्रॉपर्टी समझा देता हूं। बहुत सारी इंडेक्स प्रॉपर्टी हैं, इस लेक्चर में सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको जो है एक दो इंडेक्स प्रॉपर्टीज को समझा देता हूं, कैसे उन इंडेक्स प्रॉपर्टीज की मदद से आप जो है किसी भी सॉइल की इंजीनियरिंग बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज consistency index, that is called as consistency index, or its second name is called as relative consistency. दोनों नाम सेम है, consistency index और relative consistency, और इसको हम डिनोट करते हैं IC से। ये क्या है, एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है। कौन सी सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी है, फाइन ग्रेन सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी है। वो सॉइल जिनमें पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से छोटा होता है, उनकी इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब समझो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को डिफाइन कैसे किया, दैट विल बी इक्वल टू WL माइनस WN डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज डिफाइंड एज WL माइनस WN डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। ध्यान से समझिए, ये जो WL है दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड लिमिट। WL को हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट, WL इज कॉल्ड एज लिक्विड लिमिट।
यहां पर जो WP है, दिस WP इज कॉल्ड एज प्लास्टिक लिमिट, WP इज कॉल्ड एज प्लास्टिक लिमिट. सिमिलरली दिस WN इज कॉल्ड एज नेचुरल वाटर कंटेंट. नेचुरल वाटर कंटेंट का मतलब आपकी जो नेचुरली अकरिंग सॉइल है, उस नेचुरली अकरिंग सॉइल का वाटर कंटेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर कंटेंट. लिक्विड लिमिट क्या है? लिक्विड लिमिट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिसके बाद सॉइल जो है एक लिक्विड की तरह जो है बिहेव करना शुरू कर देती है. इसी तरीके से मैं पूछूं प्लास्टिक लिमिट क्या है? प्लास्टिक लिमिट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिससे कम वाटर कंटेंट पे सॉइल अपना प्लास्टिक बिहेवियर शो कर देती है. और इन लिमिट्स को एटरबर्ग साहब ने एक चार्ट के द्वारा भी इंडिकेट किया है. एक चार्ट दिया एटरबर्ग साहब ने और उन्होंने जो है इन लिमिट्स को और इनका सिग्निफिकेंस बताया. उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया सॉइल का वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे लिया सॉइल का वॉल्यूम, और उन्होंने एक्स एक्सिस पे लिया वाटर कंटेंट, एक्स एक्सिस पे लिया वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस पे लिया वॉल्यूम. और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको चार्ट कुछ ऐसा मिलता है. अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जब वाटर कंटेंट जीरो है, जब वाटर कंटेंट जीरो है तो सॉइल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है एंड दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एज ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल. और जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉइल का वॉल्यूम बढ़ता नहीं है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शंस, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एक्शंस, कैपिलरी सक्शन के कारण. फिर और आप वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो एक वाटर कंटेंट ऐसा मिलेगा जिस वाटर कंटेंट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, और उससे ज्यादा वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो है सॉइल का वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया. और इसी लाइन पर उन्होंने दो और वाटर कंटेंट को डिफाइन किया. तो वन इज कॉल्ड एज प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट एंड वन इज कॉल्ड एज लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट. और इन तीन कंसिस्टेंसी लिमिट्स के बेसिस पर उन्होंने कहा कि जो सॉइल है वो जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं सॉइल जो है 4 स्टेजेस में एग्जिस्ट करती है. सबसे पहली स्टेज उन्होंने बताई सॉलिड स्टेट, उसके बाद जो स्टेट बताई उन्होंने सेमी सॉलिड स्टेट, उसके बाद और वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो सॉइल मूव्स टू द प्लास्टिक स्टेज, और उसके बाद और वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो सॉइल मूव्स टू द लिक्विड स्टेट. मतलब सॉइल के अंदर जब आप वाटर कंटेंट मिलाते हैं तो सॉइल क्या करती है, एक सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक और प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट की तरफ ट्रांसफर होना शुरू कर देती है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे जैसे आप इस चार्ट में लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हो, क्या वैसे वैसे सॉइल की जो स्टिफनेस है, जो दृढ़ता है, जो कठोरता है, वो स्टिफनेस घट रही है, बढ़ रही है? ऑब्वियस सी बात है, एक लिक्विड जो है वो लेसर स्टिफ है एज कंपेयर टू सॉलिड. अगर स्टिफनेस कम है तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल की शियर स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स पर आते हैं. ये चार्ट समझाने का इंपॉर्टेंस ये था कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स के अंदर ये कंसिस्टेंसी लिमिट्स भी आती हैं. अब समझो, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स किसी सॉइल की जीरो है, अगर किसी इंडेक्स सॉइल की कंसिस्टेंसी इंडेक्स जीरो है, जीरो कब होगी, जब नेचुरल वाटर कंटेंट, जो नेचुरली अकरिंग सॉइल है उसका वाटर कंटेंट किसके बराबर हो, लिक्विड लिमिट के बराबर. इसका मतलब जो नेचर में जो सॉइल पाई जा रही है उसका जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो किसके बराबर है, लिक्विड लिमिट के बराबर है. इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी सॉइल का IC1 है, अगर किसी सॉइल का IC1 है, IC1 कब होगा, जब ये नेचुरल वाटर कंटेंट किसके बराबर हो जाए, WP के बराबर हो जाए. यानी जो सॉइल नेचर में पाई जा रही है, जो सॉइल फील्ड में कहीं पर पाई जा रही है, उसका वाटर कंटेंट कितना है, प्लास्टिक लिमिट के बराबर है. मतलब सॉइल कहां पर है, यहां पर है. जब IC जीरो तो सॉइल लिक्विड लिमिट पर, और जब IC क्या 1 तो सॉइल क्या हो गई है आपकी, प्लास्टिक लिमिट पर. इसी तरीके से जब IC की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होगी तो सॉइल कहां जाएगी, कहीं ना कहीं इसके पीछे आने की कोशिश करेगी. क्योंकि जैसे जैसे IC की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अगर आप यहां पर निकालेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें IC की वैल्यू 0 थी, अगर हम IC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करें, जब आप ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो किससे ज्यादा आ जाएगा, लिक्विड लिमिट से ज्यादा आ जाएगा. इसका मतलब जैसे जैसे IC की वैल्यू जैसे जैसे IC की वैल्यू जैसे IC जो जब लेस देन 0 है तब जैसे जैसे IC की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, जैसे जैसे IC की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, सॉइल किधर
राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आती जा रही है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आती जा रही है। मतलब जैसे जैसे आईसी की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे स्टिफनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे स्टिफनेस बढ़ रही है वैसे वैसे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो केवल सॉइल की कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जो कि क्या है, एक इंडेक्स प्रॉपर्टीज है, उसको देखकर मैं ये बता सकता हूं कि सॉइल का इंजीनियरिंग बिहेवियर क्या है। तो कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई दो सॉइल्स हैं, दो सॉइल्स हैं, दोनों नेचर में पाई जा रही हैं, फील्ड में पाई गई हैं, अब बताओ कौन सी सॉइल फाउंडेशन के लिए अच्छी है। तो आप क्या करना, इस सॉइल का क्या करना, आप जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना, इस सॉइल का कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना। जिस सॉइल का कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा, उस सॉइल की स्टिफनेस ज्यादा, और जिसकी स्टिफनेस ज्यादा उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा, उसी सॉइल को आप फाउंडेशन की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी कई सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं जिसकी मदद से हम सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर का पता कर सकते हैं। वी विल डिस्कस द अदर इंडेक्स प्रॉपर्टीज इन द अपकमिंग क्लासेस। टिल देन, keep on learning, keep on rising, keep on revising. Thank you so much.